आप सभी को एक बार पुनः जोहार। मैं पूनम वासम आज मुक्ति पथ के इस पेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुक्ति पथ पेज का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और आशीष त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता से शुरुआत करना चाहूँगी कि जैसा कि विषय हमें दिया गया है कि हमें हमारा समय कैसा है और हमारी कविता पे हमें थोड़ा बहुत बात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वह आज के परिवेश पे या इस विषय से लगभग जुड़ा हुआ मान सकते हैं हम इसे। भरोसा। मेरी हत्या उसी घाट पर हुई जहां धूल में सनी थी एक बकरी की प्यास और एक पैना घात। लोगों ने घात को दोष दिया, बेमेल संगत पर मुझे बेवकूफ ठहराया और सवाल उठाया नदी की चुप्पी पर। घर लौटते समय वह संग ले गए किनारे बैठे उस निर्वाक भरोसे को जिसकी उंगली पकड़कर मैं आई थी घाट पर। जो घटना का अकेला चश्मदीद था, जो शामिल था मेरी हत्या में, जो भागा था सबसे पहले हाथ छुड़ाकर। इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, आज के विषय पे आती हूँ। मुझे हमेशा से ये लगता आया है, चूँकि मैं बस्तर से हूँ, आप सभी को पता है कि मैं बस्तर से हूँ और बस्तर के एक बहुत ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आती हूँ, जहाँ पे जीवन बहुत विषम परिस्थितियों में हमें गुजारना पड़ता है। तो हमारे जो अनुभव हैं वो क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि इस धरती पर दो तरह की दुनिया है और दो तरह के नियम हैं, दो तरह का जीवन है। एक वह जिस जीवन में आप जैसे लोग हैं जो सुविधा भोगी हैं, जिन्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलाज की हो चाहे शिक्षा की हो, वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। और दूसरा जीवन जो है वो हम जी रहे हैं, संघर्ष की रोज नई कहानियों के साथ। आपके पास जीने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आपका संघर्ष ऐसा है कि मुझे लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आप लड़ रहे हैं खाने के लिए। लेकिन हमारे संघर्ष की जब हम बात करते हैं कि सचमुच हमारा पेट खाली है और हम लड़ रहे हैं सिर्फ रोटी के एक टुकड़े के लिए। आपके पास कार है और आप संघर्ष कर रहे हैं कि आपको हवाई जहाज मिल जाए। हम संघर्ष कर रहे हैं कि कम से कम जंगल से मुख्य धारा तक आने के लिए पगडंडी ही सही, ऐसा कोई रास्ता तो हमें मिल जाए कि हम मुख्य धारा में शामिल हो सकें या उसका हिस्सा भी बन सकें। मुझे लगता है कि वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद को देखते हुए हर परिस्थिति में अलग हो सकती हैं, पर जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो मुझे यही लगता है हमेशा से कि संघर्ष चाहे जैसा भी हो, एक सुविधा भोगी व्यक्ति भी संघर्ष करता है और एक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करता है। तो दोनों का जो संघर्ष है वह हर परिस्थिति में एक जैसा ही है। अब यदि क्योंकि मेरी बातों में हमेशा आपको बस्तर का जनजीवन, बस्तर के लोकगीत, बस्तर की संस्कृति, बस्तर का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र इसलिए आएगा क्योंकि दुनिया मेरे लिए इतनी ही है जितनी मैंने देखी है। तो अब यदि हम बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की चुनौतियों की बात करें तो हमारा दर्द, हमारा अपना संघर्ष किसी दूसरी दुनिया का संघर्ष लगने लगता है जैसे हम वह मनुष्य नहीं हैं जिनके लिए इस धरती पर हवा, पानी और जीवन दोनों बराबर हिस्सों में बटा हुआ हो। जहां आपको जीने के लिए आसमान चाहिए, खुला आसमान, ताकि आप एक बेहतर जीवन जी सकें।
वहीं हमें अभी भी जमीन का एक छोटा टुकड़ा चाहिए और उस टुकड़े में केवल और केवल बुनियादी सुविधाएं चाहिए। हम लड़ रहे हैं जमीन के उसी छोटे से टुकड़े के लिए जहां पर जल, जंगल, जमीन के साथ साथ रोटी का वो एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए जिससे हमारी सारी भूख मिट जाए। मुझे लगता है कि संघर्ष की यही सच्चाई हमें भीतर से और परिपक्व और मजबूत और भरोसेमंद होने का मौका देती है, क्योंकि सच का साथ हमेशा सुंदर होता है। सच अपने अंदर अपने टूटे फूटे स्वरूप में भी बहुत सुंदर लगता है। आपने भी ध्यान से देखा होगा, थोड़ा सोचकर भी देखिए कि बनाई गई चीजें सर्वश्रेष्ठ मेकअप के बाद भी अंततः वो बनाई हुई चीजें होती हैं, नकली होती हैं। यही फर्क है हमारी और बाहरी दुनिया के भीतर के संघर्ष में, और यही फर्क है कविता में। कभी भी किसी भी क्षेत्र में स्थानीयता की अपनी एक भूमिका होती है। जैसे कि आदिवासी विमर्श की कविताओं की बात कर लो तो मुझे लगता है कि जब हम आदिवासी विमर्श की कविताएं लिखते हैं तो वहां पे जो वहां की जो स्थानीयता है उसकी एक भूमिका होती है। अब कविता में स्थानीयता क्यों होनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है यदि देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि कविताएं स्थानीयता के उस सच की पहचान होती हैं जिसके ऊपर लोग संदेह कर सकते हैं कि यह झूठ है। तो एक स्थानीय ही होता है या एक स्थानीयता ही होती है जो अपनी आग, आँच व ताप के साथ सामने आती है, जिसे पढ़ते ही लोग समझ जाते हैं कि नहीं, ऐसी लाइनें झूठ नहीं हो सकती, वह तो बिल्कुल भीतर से निकल कर आ रही हैं। जहां तक भाषा की शुद्धता की पहचान की बात मैं करती हूँ, तो जहां तक भाषा की शुद्धता की पहचान आसानी से की जा सकती है स्थानीयता में, आदिवासी समाज से को दूर से देखने वाला कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी गहराई से जाकर उनकी सारी संस्कृति और उनके लोकगीत और उनके संस्कारों को, उनके रहन सहन को, उनके परिवेश को उस तरह से वो महसूस कर पाता होगा जिस तरह से एक आदिवासी व्यक्ति महसूस करता है। तो ये दो लाइनें उसके लिए मैंने लिखी थी कि रेत से रिश्ता है मेरा उतना ही गहरा, रेत से रिश्ता है मेरा उतना ही गहरा, उतना ही खरोच से भरा, रातों की हथेलियों पर बिन मांगे ही एक बुरे स्वप्न की तरह, जैसे तुम टिके रहते हो, प्यास भी वैसे ही ढूंढ लेती है एक निवाला रेत। मनुष्य की जो स्मृति है और कविता की जो स्मृति है, दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, शायद ऐसा मुझे लगता है। मैं जितना समझती हूँ या मैं जितना जान रही हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है शायद कि मनुष्य की जो स्मृति हो और कविता की जो स्मृति हो वो दोनों शायद अलग अलग हो। और एक आदमी को, एक उदाहरण के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि एक आदमी को चाटा पड़ा, उसकी स्मृति उसे तुरंत बता देगी कि चाटा कितनी जोर से लगा। वह आदमी अगर कविता लिखेगा तो शायद 1 साल बाद बता पाएगा कि चाटा उस वक्त उसे कितनी जोर से लगा था। यह कविता की स्मृति है। आदमी की स्मृति बहुत हल्की होती है और कविता की स्मृति बहुत महान, ऐसा मुझे लगता है। कविता केवल एक स्त्री के दुख
बच्चे के दुख या सरकार के विरोध में नहीं लिखी जा रही है, बल्कि इन सबको समाहित करते हुए हम सब सभ्यता की समीक्षा लिख रहे हैं। इसमें हमारा समय भी शामिल है और हम भी शामिल हैं। इसलिए कह रही हूं कि आदमी की स्मृति से कविता की स्मृति बिल्कुल अलग होती है। अरे आवाज। आदमी की स्मृति तत्क्षण व तुरंत सतह पर आने वाली होती है, और लेकिन कविता की स्थिति बहुत लंबे समय तक भीतरी तल पर रह रहे अपना क्षेत्रफल और वजन बढ़ाती रहती है। मुझे ऐसा मैंने महसूस किया है, या मुझे ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि मेरी इस बात से बाकी लोग भी सहमत हों। मेरा ये अपना अनुभव है, और हो सकता है जितना जीवन मैंने जिया है, या जितना मैंने अनुभव किया है, जितना कविता के भीतर मैं गई हूँ, या जितना कविता को मैं समझ पा रही हूँ मेरी अपनी समझ के हिसाब से, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी अचेतन के प्रभाव में, तो कभी कविता की उपस्थिति में अचानक से हमारे भीतर की जो संवेदनाएं हैं, हमारे भीतर जो कविता चलती रहती स्मृति के स्वरूप, वो अचानक से फूट पड़ती है, और लोग सोचते हैं कि ये मैंने क्या लिख दिया, या ये मैंने कैसे लिख दिया। तो ये जो मैंने लिख दिया या मैंने ये जो कर दिया, वो कविता की स्मृति है, वो आदमी की स्मृति नहीं हो सकती। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कविता की स्मृति तुरंत पैदा हो जाती है। जैसे किसी को गोली लग गई और बहुत मन में बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत हाहाकार मचा है, तो वो तुरंत उसी रूप में व्यक्त कर पाएगा। वो अचेतन में भी आ जाता है वो चीज़, और वो व्यक्त कर पाता है, और तुरंत उसके मन में उसी वक्त कविता की स्मृति भी आ गई। पर ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कविता की जो स्थिति है कई बार बहुत वक्त लेती है, तो उसे उसके हिस्से की धूप, प्रतीक्षा, उसके हिस्से का धैर्य उसे देना चाहिए। और जब वह स्मृति से बाहर आने को हो, तो उसे उसके हिस्से का जो अधैर्य है वो भी उसे देना चाहिए, ताकि वो फूट पड़े। मुझे लगता है कि कविता को भारतीय स्मृति से भी संवाद करते रहना चाहिए। पता नहीं मेरी बात से आप कितने सहमत होंगे। जैसे वेद पुराणों से मिलकर बनी हुई स्मृतियाँ, या राजाओं के आपसी संघर्ष, या ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पूंजीवाद को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय स्मृतियों से संवाद की जो सतत प्रक्रिया है कविता के भीतर, वह भी बनी रहे। उसी तरह आदिवासी कविता की जब मैं बात करती हूँ, तो आदिवासी कविता में स्मृति का होना अनिवार्य होता है। जैसे कि आदिवासी विमर्श की जो कविताएं हैं, यदि आदिवासी विमर्श की कविताएं लिखी जा रही हैं और उसमें स्मृति नहीं है स्थानीयता की, तो ये उसकी स्थानीयता पे सवाल एक तरह से खड़ा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्मृति स्थानीयता की नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि खड़े होने का वो केवल एक तरह से अभिनय कर रहा है, वो खड़ा नहीं है उनके साथ। जैसे कि आदिवासियों में आदिवासी मृतकों की भी स्मृति होती है, आदिवासी कर्म कांडों की भी स्मृति होती है, आदिवासी संघर्षों की भी स्मृति होती है, आदिवासी ग्राम कबीलों की भी स्मृति होती है, आदिवासी संस्कृतियों के आपसी संघर्ष की भी स्मृति शामिल होनी चाहिए, आदिवासी चिंतन की स्मृति भी इसमें शामिल हो, और आदिवासी योद्धाओं का शिकार बाहरी तत्वों के द्वारा जो किया गया उसकी भी एक स्मृति होनी चाहिए आदिवासी विमर्श की कविताओं में।
कि कैसे सीधे साधे वनवासियों का शिकार कर लिया गया, उनके सामने कैसे चारे फेंके गए और उनको कैसे कैप्चर किया गया। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अ, आदिवासी में मूर्खता तो कहना, मुझे ये शब्द थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके पीछे की जो वजह है वो कि आदिवासी मूर्खताओं की भी अपनी एक स्मृति होती है कि हम कितने और कहाँ कहाँ मूर्खों की तरह बर्ताव करते हैं, पर वह हमारी इतनी पवित्र संस्कृति से रची बसी चीज है कि वह मूर्खता कम और जिम्मेदारी ज्यादा लगती है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और हमारी संस्कृति जो है वो मनुष्यता को जोड़ने वाली संस्कृति है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम किसी पर अटैक नहीं करते, बल्कि हमारी संस्कृतियों को जोड़े रखने के लिए हम भरकस संघर्ष करते हैं। और आत्मविलाप में यदि संस्कृति नहीं है तो उसकी स्थानीयता पर संदेह किया जाना निश्चित है। भाषा की जादूगरी नहीं चलेगी, बल्कि भाषा का सच चलेगा यहाँ। जैसा कि मैं कह रही हूं कि नदी की सतह पर जिस भाषा में लिखा होता है वियोग, वह उस भाषा में लिखेगी जिद। हवा पर, दीवार पर, मौन के भीतर, सेंधा नमक से भरी पहाड़ियों पर वह खिड़की की आंख से हरा देगी। अब अपने संघर्ष की बात कर रही हूं। जैसे मैं कितना सही जा रही हूं मुझे नहीं पता। कुछ आदिवासी कविता के मौलिक तत्वों की बात आपके विचारों से उजागर हो। शुक्रिया दीपक सी। मैं अपने संघर्षों की जैसे बात करती हूँ तो सवाल आता है मन में, देश के भीतर रहकर भी हम दोयम दर्जे की जो नागरिकता के लिए जो नागरिकता लिए हुए हैं हम, हमारे लिए है ये क्यों? हमारे लिए झंडा का रंग उतना हरा क्यों नहीं, उतना उज्जवल क्यों नहीं, या उतनी शान से क्यों नहीं लहराता हमारे यहाँ झंडा? ये सवाल मैं अकेले नहीं करती। हम जैसे उपेक्षित क्षेत्रों से आने वाले लोग, हम जैसे एक ही देश में रहने वाले दोयम दर्जे का अधिकार रखने वाले नागरिक, मुझे लगता है कि ये सबके मन में ये बात आती होगी कि ऐसा क्यों। मुझे ऐसा भी लगता है कि केवल नारेबाजी कर देने से कविता का सच हमारे पास नहीं होगा। हमारी जेब टटोली जाए तो उसमें से जमीन निकलनी चाहिए, एक पुख्ता जमीन जिसमें उसकी स्थानीयता दर्ज हो और उसकी भाषा में वो चीज आनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन के अनुभव भी ऐसे होते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों से आहत हो जाते हैं, आहत हो चुके होते हैं, तब भी अचानक से भरभरा कर हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और निकल कर बाहर आते हैं। और ये जो भरभरा के जो विचार, जब हम दुखी होते हैं और भरभरा के जो विचार हमारे मन में आते हैं और वही जब हम पन्नों पे लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि कविता की यही एक सही प्रक्रिया है। तो मैं हमारे यहाँ की जैसे बस्तर की कुछ और बातें मैं करना चाहूँगी। तो कविता की बात हुई, तो किसी को कुछ मुझसे कोई प्रश्न यदि करना है तो। हमारी भाषा में पेड़ पौधे पत्तियां भी हम लोगों से बात करते हैं। हम प्रकृति के बहुत करीब हैं। गोंड समाज में एक प्रथा है
मैं चाह रही थी कि उसका जिक्र मैं यहाँ करूँ कि गोंड समाज में एक प्रथा है, जब हम मरघट ले जाते हैं किसी के शव को, तब एक व्यक्ति पहले से जाकर शमशान में ठीक चिता के सामने जहाँ से शव गुजरने वाला होता है, रास्ते पर सरई के 2 पत्ते रख देता है और उन 2 पत्तों में से एक पत्ते पर हल्दी और चावल रख देता है, दूसरा पत्ता खाली रख देता है। अर्थी उठाने वाले यदि जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां तक ले जा रहे हैं अर्थी रखने के लिए, और उनका पाँव यदि हल्दी और चावल रखे पत्ते पर पड़ गया, तो लोग ये समझते हैं कि व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और अब वो जब मर रहा है तो वो उसकी अपनी मौत है, स्वाभाविक मौत है। लेकिन यदि खाली पत्ते पे पैर पड़ गया तो लोग विश्वास मान लेते हैं कि उसे किसी ने जादू से मारा है। इस तरह की जो मान्यताएं, प्रथाएं हैं, कहाँ से आती है हमारे बीच? मुझे लगता है कि ये मान्यताएं, ये प्रथाएं प्रकृति के साथ रहते रहते, प्रकृति को समझते 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 और वहां से ये सारी चीजें आती हैं। ये हमारा अनुभव है और ये धीरे धीरे प्रथाओं में बदल गया। संजीव बख्शी सर जी नमस्ते। बीजापुर के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बताती हूँ। बीजापुर के बारे में भी बात करूँगी मैं आपसे। एक चीज़ और, एक प्रथा और मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगी। मुझे लगा कि ये बात आपसे कहनी चाहिए आप लोगों से कि हमारे यहाँ जो, मैं कभी कभी अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा जो डारा मिरी शब्द का प्रयोग करती हूँ, तो ये क्या है? तो मुझे लगता है कि जो डारा मिरी जो है वो जंगली इलाका होने के कारण यहाँ पे जब 1910 के विद्रोह की जब बात करती हूँ मैं, तो डारा मिरी मतलब आम की टहनियों में मिर्ची को बांध कर, जैसे हम किसी के यहाँ किसी को सूचना देना होता है, हमें किसी को बताना होता है, तो हम उसके यहाँ आमंत्रण पत्र लेकर जाते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का हो या जन्मदिन का हो। तो हमारे यहाँ हमने बगावत का आमंत्रण पत्र बनाया था एक 1910 में, जब हमारे यहाँ भूमकाल शुरू हुआ था तब। तो लोग एक दूसरे के पास कैसे सूचनाएं पहुंचाएंगे, सीधे सीधे सूचनाएं नहीं पहुंचा सकते थे, तो उन्होंने ये तरीका निकाला, प्रकृति का साथ अपने साथ लिया। उन्होंने ये किया कि आम की टहनियों पे लाल मिर्च बांध दिया, और जहां जहां ये आम की टहनियों पर लाल मिर्च बंधा हुआ पहुंचा, जिस गांव जिस घर में, तो वहां ये बात लोगों को समझ में आई कि इस बगावत में, इस अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए हमको निमंत्रण दिया जा रहा है और हमको शामिल होना है। तो इसी आमंत्रण या निमंत्रण का नाम हम बोल सकते हैं कि डारा मेरी पड़ा। और विद्रोही लोग जगह जगह ये डारा मेरी को घुमाते फिरते थे। डंगाली आम की पेड़ हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो धीरे धीरे खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, या उन प्रथाओं के बारे में या उन स्थानीयता के बारे में, उन मौलिकताओं के बारे में शायद हम बात नहीं करते हैं उतना, या हम करना नहीं चाहते हैं। तो यदि इन सब चीज़ों को हम और अपनी कविताओं में स्थानीयता के जरिए या किसी और माध्यम से यदि जगह नहीं देते हैं, तो क्या ये आने वाली पीढ़ियों तक ये सारी चीज़ें, शायद मुझे नहीं लगता है कि बच पाएगी और इस विरासत को हम सहेज पाएंगे या आने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो धीरे धीरे यही कारण है कि आदिवासी विमर्श की बातें तो हम बहुत कर लेते हैं और आदिवासियों के साथ खड़े होने की बात भी हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो आंचलिक जो संग्राम है, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी विरासत है, उनको बचाने के लिए शायद हम ज़मीनी स्तर पे इतना पुख्ता कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें बची रहें। जल जंगल जमीन जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस दिन हमारी संस्कृति ख़त्म हुई, उस दिन हम आदिवासी, मुझे नहीं लगता है कि बचेंगे इस धरती पे। वैसे ही हम नेपथ्य में धकेले जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बहुत सारे ज़रूरी पहल हो सकते हैं और भी। जी, मुझे लगता है कि कविताओं में ऐसे आंचलिक शब्दों का या आंचलिक संग्राम या आंचलिक संघर्ष जाने अनजाने अपनी जगह बना लेते हैं। वैसे ही कविता भी अपने हिस्से का धूप, अपने हिस्से का हवा पानी लेकर अपने लिए परिस्थिति में जगह बना ही लेती है और बनाना ही चाहिए।
मेरी समझ जितनी बनी मैंने उतनी बात इस पे की। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अपनी कविताओं पे भी बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही प्रतीक विद्रोह में भी शामिल होने का प्रतीक है। जी जी। संजू बख्शी सर ने एक मुझे कहा कि बीजापुर के बारे में भी कुछ बताइए। तो बीजापुर जहाँ जो ज़िला है वो काफ़ी संवेदनशील एरिया है, और बीजापुर ज़िला तेलंगाना और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर में है, स्थित है। तो हमारे हमारे रहन सहन, खान पान, या जो हमारी जो संस्कृति है, उसमें ये 3 स्टेट मिले हुए हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो तीनों का एक मिश्रित जो भाषा है वो यहाँ हम बोल सकते हैं, बोलते हैं हम। और काफ़ी जंगली इलाका है, और धीरे धीरे अब मुख्य धारा में आने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जिन पे कभी हम और विस्तारित रूप से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि एक ही माध्यम हो सकता है किसी भी पिछड़े क्षेत्र के लोगों को उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, और वह केवल और केवल शिक्षा। यदि हम ऐसी जगहों पे शिक्षा का प्रचार बेहतर तरीके से करें, जिनको ज़रूरत है सच में वहाँ तक हम शिक्षा को पहुँचाएं, तो मुझे लगता है कि पगडंडियाँ सड़कों में बदल सकती हैं, और सड़कों पे फिर हमारे यहाँ भी रेलगाड़ियाँ दौड़ेगी, और फिर हम रेलगाड़ी में बैठकर कहीं भी जाएंगे। क्योंकि अभी हमें कहीं जाना होता है तो रायपुर तक का सफ़र तय करना पड़ता है, तब हमारे पास कोई ऑप्शन होता है कि हम वहाँ से क्या लें। दिक्कतें हैं। चलिए मैं कविताओं की बात करती हूँ। कविता शुरू करने से पहले, मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ, उस कविता शुरू करने से पहले मैं सलवा जुड़ुम पे जो कविता है वो फील करके लिखी गई है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो सलवा जुड़ुम के वक्त क्या हुआ था, कि आप सभी जानते हैं उसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से, तो विस्तृत रूप से तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी एक दोस्त जो यहाँ से 50-60 किलोमीटर अंदर किसी गांव में रहती थी, और उनके यहाँ एकड़ों में ज़मीन, बहुत बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी, और बहुत सारे गाय बैल, मुर्गी पालन और सब्जी भाजी, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी उनके यहाँ पे। और लोग शहरों से जाके उनके यहाँ से सब्जी लाना, खाना पीना, सारा चीज़ किया करते थे। उन्हें कभी अभाव जैसी ज़िंदगी उन्होंने कभी नहीं जी थी। लेकिन जब 2005 में सलवा जुड़ुम चालू हुआ, और जो विस्थापन की जब बात आई, और उन्हें अपना सब कुछ जब छोड़कर आना पड़ा बीजापुर में, कहीं छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ढूंढना पड़ा, और नए सिरे से नई ज़िंदगी उनको शुरू करनी पड़ी। तो मैं उस दर्द को एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के दर्द की बात कर रही हूँ, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, या मैं जिनको बहुत करीब से देखा मैंने, उनके दर्द की बात कर रही हूँ मैं। कि जो लोग कभी लोगों को दिया करते थे, लोगों को बांटा करते थे, जिन्होंने कभी मांग कर नहीं खाया, जिन्होंने हमेशा मेहनत करके खाया, जिन्होंने जंगल के वनोपज से अपने लिए एक धरातल तैयार किया, जिन्होंने खेती की, जिनके पास बैल से लेकर बकरी तक थे, लेकिन वो लोग जब विस्थापन की स्थिति में आए तो उनके पास क्या बचा? रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आई, और वो यहाँ पे दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया उन्होंने, ताकि 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके। तो ये एक कहानी, एक छोटी सी हकीकत है, लेकिन ये एक उदाहरण है। ऐसे हजारों उदाहरण थे। विस्थापन के वक्त सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं आती हूँ अपनी कविताओं पे, कि वे लोग तय है जिनका जंगल में खो जाना। कविता का शीर्षक है। उनके लोकगीतों में प्रेम बारिश की तरह नहीं आता। उनकी रुचि सियाड़ी के पत्तों पर पान रोटी पकाने से ज्यादा बूढ़ा का स्वाद चखने में है। जंगल की सूखी पत्तियों में आग लगाने के लिए माचिस का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी नसों में दारू की तरह दौड़ता है महुआ, बावजूद उसके। देर रात लौटती है जंगल में खो चुके पुरखाओं की आत्माएं। कुछ गिनते हुए, जोड़ते घटाते वो भटक जाती हैं
फिर से जंगल, जंगल के अंधेरे सच की ओर। मर चुके कुनबे की गिनती का सच सुबह उतरता है बचे हुए कुनबे के चेहरे पर। वह थोड़ा और बासी हो जाते हैं। उनके हथियार अब पहले से कम हैं। जंगल की गोद में नारों की गूंज बढ़ती है ऐसे जैसे जिभा से पहले निकलती है जानवर की आखिरी चीख। उनकी झोला में भूख मिटाने के सामान के साथ शामिल होती है दिमाग को दुरुस्त करने की खुराक भी। उनकी हथेलियां देर तक नहीं थकती चाकू की मूठ थामे। रोटियां तोड़ने से पहले वे लोग हड्डियां तोड़ते हैं। उनकी बंदूक की गोली निशाना लगाए बिना लौट कर नहीं आती। उनकी पीठ सुरक्षा कवच है उनके लिए। जिन्हें गणतंत्र दिवस के दिन दोने भर बूंदी तक नसीब नहीं होती। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी भाषा के भीतर लिखा गया है विद्रोह का कहकरा, जिनकी उंगलियां हमेशा खड़ी रहती हैं किसी प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में, जहां महिलाएं दोनों हाथों में हथियार उठाए झाड़ती हैं संविधान की पोथी पर पड़ी धूल। पूछती हैं भूख से बड़ी कोई विपदा का नाम। पूछती हैं भूख से बड़ी कोई विपदा का नाम। ट्रेन से कटकर मरी हुई आत्माएं कहां गईं दर्द का बोझा उठाकर। रोटी की गोलाई नापते नापते जिनके पांव के छाले फूट पड़े वह लोग अस्पताल का पता नहीं जानते। हजारों मील दूर जिनके घरों में इंतजार की उम्मीद थामी बूढ़ी आंखें पथरा गईं, उन आंखों का पानी कहां उड़ गया। ट्रक के नीचे कुचले जिन अभागों की लाशों को अंतिम मुक्ति भी नसीब नहीं हुई, उनकी हत्या का मुकदमा कहां दर्ज होगा। 7 माह का पेट संभालते अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए एक मां की आह भरी पुकार को नकारने वाले ईश्वर के पास से लौटी हुई प्रार्थनाएं कहां अर्जी देंगी। जमलों की मौत का तमाशा बनाने वाले सरकारी तंत्र से उकताए लोगों का जुलूस कहां गया। वह जितनी बार जंगल के सबसे ऊंचे टीले से दोहराते हैं, सुनो साहब, राजा मर गया लेकिन प्रजा की मौत अभी बाकी है। जंगल की सीमा पर हर बार एक सरकारी बयान चस्पा होता है कि जंगलवाद सबसे बड़ा खतरा है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। हर बार ऐसा उत्तर पाती एक सभ्यता घूरती है जंगल की देह हड्डियों से बनी आंखों से। उनकी आंखों में अब पानी नहीं उतरता। उनकी आंखों में अब पानी नहीं उतरता। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मैं आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ऐसे समय में ये बहुत दिक्कत होती है कि हम कौन सी कविता पढ़ें और कैसी कविता पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें। तो एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगी, मछलियों का शोक गीत। आप सभी को पता है कि बस्तर में पर्यटन स्थल की ढेर सारी संभावनाएं हैं और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा भूगर्भित जो गुफा है वो यहाँ पर है। हजारों सालों तक सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पड़ने की वजह से वहाँ मछलियाँ अंधी हो गई हैं वहाँ की। तो मैं इस कविता को यहाँ पढ़ना चाहूँगी, मछलियों का शोक गीत। झपट कर धर नहीं लेती कुटुम सर की गुफा में दुबक कर बैठी अंधी मछलियां अपनी जीभ पर समुद्र के खारे पानी का स्वाद। इनकी गलफड़ों पर अब भी चिपका है वही हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास।
कि कांगेर घाटी में उड़ने वाली गिलहरी के पंखों पर अक्सर उड़ेल आती हैं मछलियां संकेत की भाषा में लिखी अपनी दर्द भरी पाती की स्याही, ताकि बचा रहे गिलहरी के पंखों का चितकबरापन। बोलने वाली मैना सुबक सुबक कर सुनाती हैं काली पुतलियों की तलाश में भटकती अपनी नस्लों के संघर्ष की कहानी, ताकि मैना का बोलना जारी रहे पलास की सबसे ऊंची टहनी से। मछलियां तो अंधी हैं, मछलियां तो अंधी हैं, पर लंबी पूंछ वाला झींगुर भी नहीं जान पाया अब तक कुटुमसर गुफा के बाहर ऐसी किसी दुनिया के होने का रहस्य, कि जहां बिना पूंछ वाले झींगुर चूमते हैं सुबह की उजली धूप और टर टर करते हुए गुजर जाते हैं कई कई मेंढकों के झुंड। गुफा के भीतर शुभ्र धवल चूने के पत्थरों से बने झुमरों का संगीत सुनकर अंधी मछलियां भी कभी कभी गाने लगती हैं घोटुल में गाया जाने वाला कोई प्रेम गीत। गुफा के सारे पत्थर तब किसी वाद्य यंत्र में बदल जाते हैं। हाथी की सूंड की तरह बनी हुई पत्थर की संरचना भी झूम उठती है। संगीत कितना ही मनमोहक क्यों ना हो, संगीत कितना ही मनमोहक क्यों ना हो, एक समय के बाद उसकी प्रतिध्वनियां कर्कशता में बदल जाती हैं। मछलियां अंधी हैं, बहरी नहीं, कि मछलियां जानती हैं सब कुछ। सुनती हैं सैलानियों के पदचाप, सुनती हैं उनकी हंसी ठिठोली जब कोई कहता है देखो देखो यहां छुपकर बैठी हैं ब्रह्मांड की इकलौती रंग बिरंगी मछली। तब भले ही कुटुमसर गुफा का मान बढ़ जाता हो, अमेरिका की कालसवार गुफा से तुलना पर कुटुमसर फूला नहीं समाता हो, तब भी कोई नहीं जानना चाहता इन अंधी मछलियों का इतिहास, कि जब कभी होती हैं एकांत में, कि जब कभी होती हैं एकांत में, तब दहाड़े मार कर रोती हैं मछलियां। इनकी आंखों से टपकते आंसुओं की बूंद से चमकता है गुफा का बेजान सा शिवलिंग। कोई नहीं जानता पीढ़ियों से घुप अंधेरे में छटपटाती अंधी मछलियों का दर्द, कि लिंगोपन से मांग आई अपनी आजादी की मन्नतें। कई कई अर्जियां भी लगाई बूढ़ा देव के दरबार में। अंधी मछलियां जानती हैं उनकी आजादी को हजारों वर्ष का सफर तय करना अभी बाकी है। इसीलिए भारी उदासी के दिनों में भी कुटुमसर की मछलियां साय रेलो जैसे गीत गाती हैं, साय रेलो जैसे गीत गाती हैं। और तिबूत जी, अगली कविता पढ़ना चाहूँगी मैं कि नमक हमेशा नमकीन नहीं होता, शीर्षक है कविता का। यदि मैं कहूँ इस मंच से कि आज भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे साथ हैं, या ऐसे हम यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएं जहाँ मैं रहती हूँ, तो वहाँ से थोड़ी दूर पे भी यदि हम जाते हैं तो हमें आज भी नमक के लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा है। और यही सच्चाई है कि जब तक हम साप्ताहिक बाज़ारों में नहीं जाते, हाट बाज़ारों में नहीं जाते, जब तक हम मीलों पैदल नहीं चल पाते, तब तक हमें नमक के लिए भटकना पड़ता है। तो नमक हमेशा नमकीन नहीं होता, ये कविता का शीर्षक है। नमक तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाला पदार्थ मात्र है। तुम्हारे रसोई घर में इसकी भरमार होती है। मेरी देह के पसीने की गंध में भी तुम्हें नमक का खारापन लगता है। मुझे चूमकर तुम बता सकते हो नमक का स्वाद। नमक तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना दाल चावल। ठीक इसके विपरीत,
ठीक इसके विपरीत नमक हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जल, जंगल और जमीन। नमक हमारे लिए स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक बहाना है तुम तक पहुंच पाने का। हमारे यहां नमक की खेती नहीं होती, हमारे यहां नमक की खेती नहीं होती, वरना उगा लेते बोरा भर नमक धान की तरह। नमक की लत ने हमें भी व्यापार करना सिखा दिया। झोला भटोरा, महुआ, अमचूर और चिरौंजी के बदले तुम्हारा एक सोली नमक स्वाद बदल कर रख देता है मुंह का। तुम्हें नमक की कीमत का अंदाजा नहीं, तुम्हें नमक की कीमत का अंदाजा नहीं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में नमक ही नमक है, सस्ता और सुलभ। पर हमारी पहुंच से आज भी हजारों किलोमीटर दूर है नमक। कि सोली भर नमक कमाने के लिए हमारे कंधे उठाते हैं कावड़ भर सपने, खोदते हैं पाताल भर गोदी अंधेरी पगडंडियों को पाटने के लिए, लगाते हैं मील का पत्थर अपनी आदिम सभ्यता छुपाने के लिए, ताकि खिसक सके 2-4 किलोमीटर और सूरज की सीध में। बावजूद नमक का स्वाद हमेशा नमकीन नहीं होता, कि नमक का स्वाद कभी कभी पांव के छालों की टीस जितना कीमती और कभी कभी बंदूक की गोली से निकलने वाली बारूद की गंध जैसा तीखा, तो कभी कभी आंखों की पुतलियों पर दम तोड़ चुके कुछ सफेद ख्वाब से भी फीका होता है। नमक की आजादी के लिए लड़ी गई थी एक लड़ाई, नमक की आजादी के लिए लड़ी गई थी एक लड़ाई। सोचती हूं चुपके से इनके कानों में किसी ऐसी ही लड़ाई के प्रारंभ का बिगुल फूंक दूं क्या, ताकि जान सके ये भी नमक का असली स्वाद, ताकि जान सके ये भी नमक का असली स्वाद। चलिए मैं अगली जो कविता है, संवाद नहीं हो रहा है और मैं केवल अपनी कविता पढ़ रही हूं, तो मुझे लग रहा है कि द वर्जिन लैंड 3 दरवाजों वाला गांव। मैं इस कविता को खास तौर पे इसलिए पढ़ना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं जो यहाँ के लोगों के साथ हम भी भुगत रहे हैं जो चीज़, वो आप तक पहुँचे। द वर्जिन लैंड 3 दरवाजों वाला गांव, ये एक ऐसा गांव है जो मेरे घर के बिल्कुल पास में है, 6 किलोमीटर दूर। क्या आप मान सकते हैं कि आप उसी विकसित देश में हैं, आप उसी आज़ाद देश में हैं कि जहां आपको 6 किलोमीटर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़े, और वो भी ऐसा कि जब तक आपको लेने कोई पहले दरवाजे तक नहीं आता या गांव की सीमा तक नहीं आता, आप चाह कर भी उस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये क्या है? मात्र 6 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से। ये एक तरह से आप इनको बोल सकते हैं कि ये भोगी हुई कविता है, गुजरी हुई कविता है, और जो मैंने भोगा है वो कविता में मैंने लिखा है। तो द वर्जिन लैंड 3 दरवाजों वाला गांव, जहां पेड़ों पर संकेत की भाषा में उगती हैं सीटियां, जहां पेड़ों पर संकेत की भाषा में उगती हैं सीटियां, तनी हुई गुलेल छूटते ही मांगती हैं नागरिकता का प्रमाण पत्र। तीर, धनुष, कुल्हाड़ी पूछते हैं कितना लोहा है तुम्हारी जुबान पर। चाकू की धार से उंगलियों का रक्त रिसते ही लगाना होता है अंगूठा उनके संविधान पर किसी मोहर की तरह। पहले दरवाजे की चाबी फिंगरप्रिंट के बिना नहीं खुलती। मुझे याद है मेरा दूर का भाई कई दफा घूम आया है विदेश बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के। शहर के जरा सा मुंह फेरते ही तिरंगे का रंग उड़ने लगता है। प्रभात फेरी के साथ
भारत माता की जय उनके कानों तक स्पष्ट पहुंचती है। हेलीकॉप्टर की आवाज से चौंक कर जाग जाता है 6 माह का बच्चा, जिसके बाप को नहीं पता पहिए के विकास की कहानी। जंगल की डाक पर जब तक नहीं लिखा होगा तुम्हारा नाम, तुम सही पते पर कभी नहीं पहुंच सकते। स्पाइक होल नई खेल विधि है। खुद के नाम से एक मुट्ठी मिट्टी फेंक कर चाहो तो पंजीयन करवा सकते हो तुम भी, कि दूसरे दरवाजे की चाबी स्क्रीन टच की तरह खुलती है। कुकर में भात नहीं पकता, कुकर में भात नहीं पकता, रपटों पर सब्बल के घाव पक कर मवाद से भर गए हैं। बिजली के तारों में विभागीय झटके नहीं आते, छींद तोड़ते बच्चों के कानों तक पहुंचती है बांडागुड़ा के स्कूल में पढ़ाई जा रही वीर जवान तुम आगे बढ़ो चलो वाली कविता। बच्चे बढ़ते हैं गाय के झुंड की ओर, बकरी मुर्गी की बाड़ी की तरफ। माता गुड़ी वाली देवी की आंखों में रतौंधी है। मन्नत का भार बकरे के भार से हर बार ग्राम मिलीग्राम कम पड़ जाता है। जूतों की धमक के साथ टूटता है गांव के भीतर का सन्नाटा। टूटती हैं औरतें, टूटते हैं पुरुष, बच्चों को टूटना नहीं आता। बच्चों को कोई नहीं बांधता यहां गले में ताबीज। उन्हें भरा जाना है एक दिन खाली कारतूस में बारूद की तरह। 2 दिन के बच्चे को सूखी छाती से चिपकाई औरतें भागती हैं शहर की ओर। लकड़ी का बोझा सिर पर ला दे औरतें जानती हैं पोलियो ड्रॉप से नहीं, दोनी भरमंडिया पेस्ट से बची रहेगी भविष्य के पैरों में जान। औरतें बदलती हैं धान को चावल में, रुपयों को दैनिक सामानों में। पुरुष ढोता है सारा बोझ पहले दरवाजे की चौखट तक। पुरुष राह तकते हैं सीमा रेखा पर औरतों के लौट आने की, ताकि धुंगिया चबा सके उनकी जीभ। अर्जुन की आंखें ही भेज सकती है इस रहस्यमयी तिलस्मी संसार की दुनिया को लौट आने की किसी भी संभावना के बिना पहुंचा जा सकता है उस पार कि तीसरे दरवाजे की चाबी यमराज के चाबी के गुच्छों में से कोई एक है। हाड़ मांस के पुतले ही नहीं, देवता भी यहां थरथर कांपते हैं। गांव की परिधि पर रहस्यों की पोटली बांधकर कहीं खो जाते हैं वे लोग, जहां आधा बागी आधा बच्चा पूछता है मुझसे, आपको डर तो नहीं लग रहा? वह चिंता भी करता है और सतर्क भी रहता है। पानी का लोटा थमाते हुए उसके हाथ अतिथि देव भव की मुद्रा में होते हैं। मैं पूछती हूं उससे कई सारे सवाल। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने हाथ की गुलेल मेरी हथेलियों पर धर देता है। मैं डर के मारे कांपने लगती हूं। वह हंसता है। गुलेल का भार तुम जैसे शहरी लोगों की हथेलियां नहीं उठा सकती। तुम अपना काम करो और हम अपना। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में पाश की कविता एक चमकीली आग की तरह नजर आती है, जबकि उस बच्चे ने नहीं पढ़ा हम लड़ेंगे साथी उदास मौसमों के खिलाफ। मेरी हथेलियां भारी है अब तक। घर की खिड़की से दिखता है उस गांव का सबसे ऊंचा पेड़। घर की खिड़की से दिखता है उस गांव का सबसे ऊंचा पेड़। ऐसे तो 6 किलोमीटर दूर है मनकेली गोरना, पर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है वहां। कम होते ऑक्सीजन के अनुपात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पेड़ों के उस झुरमुट में कुछ लोग अभी भी हवा के दम पर जिंदा हैं। अद्भुत है द वर्जिन लैंड 3 दरवाजों वाला गांव। अद्भुत है द वर्जिन लैंड 3 दरवाजों वाला गांव। वहां के लोग
वहाँ की हवा, वहाँ का संविधान अपनी सजगता में थर थर कांपती तनी हुई गुलेल और वहाँ के सावधान बच्चे। समय है, अभी एक दो और कविता पढ़ी जा सकती है। एक छोटी कविता पढ़ती हूँ, सही अंत। कुछ मेरी कविताओं में कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, तो मुझे लगता है कि जो लोग नए मुझसे जुड़ रहे होंगे उन्हें मेरी कविताओं को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यदि ऐसा संभव हुआ तो मैं उन आंचलिक शब्दों का अर्थ बता पाऊँ, यदि ऐसा संभव हुआ तो कोशिश करूँगी। सही अंत। तुम्हारे शरीर से महुए की गंध आती है। तुम्हारा चेहरा किसी बर्फीली नदी सा सफेद हुआ जाता है। टोरा बीज फोड़ते हुए कठोर हुए जाते हैं तुम्हारे हाथ। तुम लुगा घुटनों तक बांधती हो। तुम्हारे पैरों के नीचे फूटने वाला कोयला तुम्हारी देह की गर्मी से आग हुआ जाता है। तुम्हारी फटी हुई एड़ियां सोख लेती है धरती का कैसेलापन। तुम्हारा मन पुड़गा के जले हुए पत्ते पर झर कर बिखर जाता है, यहीं कहीं खेत की मिट्टी में। विदा से पहले तुम भर लेती हो आंचल में मौसमी फलों के बीज। जीवन का सही अंत सिर्फ तुम्हें पता है। जीवन का सही अंत सिर्फ तुम्हें पता है। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा सरई का पेड़ होना चाहती है, ताकि किसी मोटियारी के गुदना में तुम देख सको संसार का सुख। एक कुछ बातचीत करूँ या सीधा कविताएं पढ़ती जाऊँ? कुछ पढ़ो। रामेश बागरी सर जी। चलिए मैं पढ़ती हूँ, हिड़मे का बेटा। जब मैं इतिहास की बात करती हूँ या इतिहास की कोई किताब पढ़ती हूँ या फिर कोर्स की कोई बात करते हैं हम, तो सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं या फिर ऐसे कोई जो नेतृत्व करता हैं, उन सभी का वर्णन वहाँ मिलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो आदिवासी जो संस्कृति की जब बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति में ऐसे बहुत सारे नेतृत्वकर्ता हुए हैं जिनका कहीं नामो निशान मुझे इतिहास के पन्नों पर नज़र नहीं आता है। तो हिड़मे का बेटा मैं पढ़ती हूँ। वीरू जी नमस्कार, शुक्रिया। बिमलेश त्रिपाठी सर नमस्ते, शुक्रिया। सुरेश तिवारी सर जी आभार। कविताएं ही पढ़े। जी जी जी। ऐसे समय में कविताओं का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हिड़मे का बेटा जी। हिड़मे का बेटा इतिहास पढ़कर लौटा है अभी अभी स्कूल से। सारे पन्ने पलटने के बाद भी उसे वह कहानी नहीं मिली जिसे उसके बाप ने ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज करते हुए उसे सुनाई थी। हिड़मे का बेटा इतिहास पढ़कर लौटा है अभी अभी स्कूल से। सारे पन्ने पलटने के बाद भी उसे वह कहानी नहीं मिली जिसे उसके बाप ने ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज करते हुए उसे सुनाई थी। हिड़मे के बेटा को नहीं पता देश की आज़ादी गुलामी वाले किस्से। उसने कभी नहीं सुनी हड़प्पा संस्कृति की वैभव गाथा, जनरल डायर की गोलियों की धधक, शहीद भगत सिंह की अमर कहानी, महात्मा गांधी का सत्याग्रह व नमक का आंदोलन। नहीं सुनाया कभी उसके बाप ने चंद्रशेखर की बंदूक से निकली बागी गोलियों की दास्तां।
हिड़मे का बेटा बचपन से सुनता आया है गुंडा धूर डेबरी ध्रुव की वीरता। उसे वह कहानी याद है कैसे इंद्रावती नदी में गेयर ने मोटर गाड़ी का पेट्रोल डालकर आग लगाकर ललकारा था हिड़मे के बाप दादाओं को। तीर से शिकार करने वाले योद्धाओं को बंदूक की नोक पर जलती इंद्रावती की आग दिखाकर बताया था अंग्रेजों के देवता आदिवासियों के देवता से ज्यादा ताकतवर हैं। हिड़मे का बेटा सुनता आया है रुपया का 2 पैली चावल होना ही चाहिए। रुपया का 2 पैली चावल होना ही चाहिए जैसी मांग को लेकर बस्तर की महिलाओं के द्वारा लड़ी गई अद्भुत मौन क्रांति के किस्से। भाले, फरसे, तीर कमान लिए हजारों हाथ कारतूस की दिशा में जाने बिना टूट पड़े उनकी ओर। जिन्होंने छुआ था उनके जंगल की मिट्टी में पकने वाली फसल को। बस्तर का आदिवासी चीखता आ रहा है एक पेड़ के बदले एक सिर होगा का नारा। कहीं पहाड़ों से टकराकर पंडुम गीत की तरह कानों में बजती है उसकी ध्वनियां। बस्तर में आजादी की लड़ाई से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी स्वाभिमान की लड़ाई। हिड़मे का बेटा हल की नोक से टकराकर पैदा हुआ है उसी मिट्टी में जहां हिड़मे के बाप दाताओं की इच्छाओं का अंतिम संस्कार होना बाकी है। हिड़मे का बेटा पहाड़ को जी भर कर देखता है और गुनगुनाता है डोगरी के गागचो अधिकार नहीं आए, मतलब पहाड़ को रोने का हक नहीं है। हिड़मे का बेटा पहाड़ को जी भर कर देखता है और गुनगुनाता है डोंगरी के गागचो अधिकार नहीं आए। स्कूल में इतिहास का पाठ पढ़ाने के बाद गुरुजी पूछते हैं कई सारे सवाल। हिड़मे का बेटा मात्राओं की हिज्जा करके पढ़ने लगा है वह सब कुछ जिसे दर्ज किया गया है देश की ऐतिहासिक घटनाओं में एक दस्तावेज की तरह। हिड़मे का बेटा अभी पढ़ रहा है हिज्जा कर करके इतिहास की सारी किताबें। अच्छा लगता है। एक प्रेम कविता, मुझे लगता है कि मैं अंतिम कविता पढ़ के इसे प्रेम कविता पढ़ना चाहूंगी मैं। बारूद पानी पानी हो जाए, कविता का शीर्षक है बारूद पानी पानी हो जाए। हिड़मे का बेटा हल्की नोक से जी। तुम्हारा हाथ थामे बैठी हूं मैं लंबे जलप्रपात की गोद में, जहां तितलियां मेरे खोसे में लगे कनकमराल के फूलों से बतिया रही हैं। तुम हौले से मीठे पान का एक टुकड़ा धर देते हो मेरी जीभ पर और मैं अपनी मोतियों की माला को भींचकर दबोच लेती हूं मुट्ठी में। तुम कहते हो कानों के करीब आकर चांद को हथेलियों के बीच रखकर वक्त आ गया है मन्नत मांगने का। टोरा तेल से चिपड़े बालों के कालेपन को देखकर तुम मुस्कुरा देते हो। मेरे खोसे से पड़िया निकालकर प्लास्टिक की कंघी खोज प्रेम का इजहार करते तुम्हें देखकर मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में खोजती हूं अपना नाम। खुशी के मारे मेरे हाथ गुड़ाखों की डिबिया से निकाल बैठते हैं अपने हिस्से का सुकून। पानी की तेज धार से तुम झोंकते हो अपनी हथेलियों में मेरा चेहरा धोने लायक ठंडा पानी। ठीक उसी वक्त तुम चाहते हो मेरे साथ मादर की थाप पर कुछ इस तरह नृत्य करना कि पिछले महीने
न्यू नरेन टॉकीज की बालकनी में बैठकर देखी गई शाहरुख काजोल की फिल्म का कोई हिस्सा लगे। तुम्हारे चेहरे को पढ़ रही हूं ऐसे, तुम्हारे चेहरे को पढ़ रही हूं ऐसे जैसे ब्लैक बोर्ड पर इमरोज की अमृता के लिए लिखी कोई कविता। तुम हंसते हो, तुम हंसते हो पगडंडियों की जगह जब मैं दिखाती हूं तुम्हें डामर की सड़कों पर दौड़ती कुशवाहा की बसें। तुम गुनगुनाने लगते हो तब, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, कि तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं। और खिलखिलाहट के साथ लाल हो उठता है मेरा चेहरा शर्म से। तुम कसकर मुझे बाहों में धर लेते हो कि तभी, तुम कसकर मुझे बाहों में धर लेते हो कि तभी बारूद की तीखी गंध से मेरा सिर चकराने लगता है। घनी झाड़ियों ऊंचे पहाड़ों को चीरती एक गोली तुम्हारे सीने के उस हिस्से को भेदती हुई गुजर जाती है, स्वप्न की उसी टेक पर जहां अभी अभी मैंने अपना सिर टिकाया था। यह स्वप्न है या दुस्वप्न कहना मुश्किल है, यह स्वप्न है या दुस्वप्न कहना मुश्किल है। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारती हूँ, तुम कहीं नहीं हो। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारती हूँ, तुम कहीं नहीं हो। मैं चाहती हूँ तुम लौट आओ सो मारो, मैं चाहती हूँ तुम लौट आओ सो मारो, किसी ऐसे मंत्र जादू टोने के साथ कि तमाम बंदूकों का बारूद पानी पानी हो जाए, कि तमाम बंदूकों का बारूद पानी पानी हो जाए। इस तरह की कविताएं पढ़ते हुए मन भीतर से भीग जाता है कि हमें इतना भी हक नहीं है कि हम मुख्य धारा से जुड़ सकें, इतना भी हक नहीं है कि हम प्रेम कर सकें, हमें इतना भी हक नहीं है कि हम सड़कों को देख सकें, हमें इतना भी हक नहीं है कि हम किसी टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। हमें मुख्य धारा में शामिल होने का जो हक है वो शायद और कितने साल आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के बाद मिलेगी, वो मैं नहीं जानती। पर मन में हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हम भी ऐसा करें, हम भी इस दुनिया का हिस्सा बने और सम्मान के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सपनों के साथ अपना जीवन गुजारें। एक और कविता पढ़िए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कविताओं का एक और मिथक नहीं है जलपरियां कविता का शीर्षक है। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे यहाँ चित्रकूट में चित्रकूट जो है जलप्रपात वो एशिया का और मतलब सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। और इस चित्रकूट जलप्रपात में मैंने सुना था कि यहाँ पे जलपरियां होती हैं जो अभी भी किस्से कहानियों में आ जाती हैं कभी कभी। तो मुझे लगता है कि चित्रकूट के पानी में जो जलपरियां हैं उसे देखने का मेरा जो नज़रिया है वो किस तरह का है। तो जलपरियों ने नहीं छोड़ा इस विकट समय में भी चित्रकूट जलप्रपात का साथ। जलपरियों ने नहीं छोड़ा इस विकट समय में भी चित्रकूट जलप्रपात का साथ, कि दिख जाती हैं जलपरियां दिन भर की दिहाड़ी के बाद तेज धूप में झुलसी त्वचा पर खेत की गीली मिट्टी का लेप लगाते। एक ही बेड़ी से बंधे बालों का जी उगता जाने के डर से अपने खोसा के मुरझाए फूलों को पानी की तेज धार संग छिटक कर कहीं दूर बहाते। घुटनों तक लिपटी उनकी लुगा की गांठ खुलकर जब फैल जाती है नदी में, तब नदी का दिल हल्दी में लिपटी मोटियारिन की तरह धड़कने लगता है। लुगा को इस तरह पटक पटक कर धोती हैं कि नदी की सारी मछलियां मदहोश हो उनकी लुगा से लिपट कर कोई उन्मादी गीत गाने लगती हैं। इंद्रधनुष की छवियां भी देर तक
टकटकी लगाए निहारती हैं जल परियों के इस अद्भुत सौंदर्य को। कभी कभी लकड़ी के भारी गट्ठर यहीं कहीं किनारे पटक कर हाथों के छालों को अनदेखा कर, छीन के पत्तों को चबा चबा कर, अपने होठों को लाल कर, नदी के पानी में खुद को निहारती, लाल होठों को धीमे से भींचती, बुदबुदाती हुई शर्माती हैं। शायद उस एक वक्त कोई मीठा सपना पल रहा होता है उनकी आंखों में। अक्सर दिख जाती हैं जलपरियां जाल फेंकती हुई, केकड़े का शिकार करती हुई, हांडी बर्तन धोती, खेतों की मेड़ों पर नाचती, पत्थरों पर मेहंदी के ताजा पत्तों को पीसती, या फिर आम के वृक्षों से लाल चींटियां इकट्ठा करती हुई खोसा के लिए जंगल से पेड़ों की पत्तियां चुनती। जलपरियों का होना कोई मिथक बात नहीं। जलपरियों का होना कोई मिथक बात नहीं कि सचमुच की होती हैं जलपरियां, हिड़मे, आयती, मनकी, झुनकी, पायकी की देह के रूप में। कि सचमुच की होती हैं जलपरियां, हिड़मे, आयती, मनकी, झुनकी, पायकी की देह के रूप में। डोंगा चोडोंगी आन दादा रे, डोंगा चोडोंगी आन दादा रे गीत गुनगुनाती, चित्रकूट जलप्रपात के बहते पानी में नृत्य करती। जलपरियों को निहारते हुए सूरज का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है। सांझ होने से पहले मुट्ठी भर प्रेम लेकर अपने घरों की ओर भागती इन जलपरियों को देखना दुनिया की तमाम खूबसूरत घटनाओं में से एक है। दुनिया की तमाम खूबसूरत घटनाओं में से एक है। मुझे लगता है कि समय अब काफ़ी हो गया है, तो मैं अपनी कविताओं को यहीं पे रोकती हूँ। और मैं एक बार पुनः मुक्तिपथ पेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आशीष त्रिपाठी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। और मुझे जितना लगता था, मेरी समझ के हिसाब से मुझे जितना लगता था मैंने अपनी बात रखी, और आप लोगों ने मुझे सुना, और इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब जी बिल्कुल जी, आप सभी को बहुत 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 जोहार। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।